नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ब्लोअर में। दोस्तों, मैं करंट अफेयर्स की नेक्स्ट सीरीज लेकर हाजिर हूँ दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आप लोग से मैं क्षमा चाहता हूँ। सॉरी दोस्तों, मैं सीरीज को कंटिन्यू नहीं रख सका क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था। आप लोगों को बताया था कि मेरा सीजीएल का एग्ज़ाम है, उसके कारण मैं इस सीरीज को कंटिन्यू नहीं रख सका। इसलिए 7 मार्च वाला आज मैं अपलोड करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो और आप लोग से ये भी मैं यहाँ पर राय लेना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स जारी रखें कि नहीं रखें। इसके जगह पर कोई दूसरा क्लास बोलिए तो हम वही उसी का वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि क्लास अगर करंट अफेयर्स की और सोर्स से भी आप पढ़ सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा होगा तो कोई बात नहीं, बनाएंगे ही। अगर ये क्लास अच्छा लगे या ना लगे, अगर चाहेंगे तो दूसरा भी हम इसका सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दूसरा हम सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग अपना राय दीजिएगा। तो आज की क्लास से आगाज करने से पहले कुछ चंद लाइनें दोस्तों जो आपके होठों पर मुस्कान लाएं, आपकी घटती एनर्जी को बढ़ाएं और आपके सपनों को पूरा करें दोस्तों। इसलिए आज की चंद लाइनें हैं। क्या है चंद लाइनें? 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से होती है। क्या लाइनें हैं दोस्तों कि 1000 मील की सफलता, अगर आप 1000 किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर, चाहे 5000 लाख किलोमीटर कितनी ही दूरी चलिएगा, लेकिन आपको सबसे पहले क्या चलना होगा? उसकी फर्स्ट कदम तो आपको चलनी होगी ना। अगर यहाँ से यहाँ जानी है, यहाँ जानी है, यहाँ तो पहला कदम आपको चल रहे हैं कि नहीं? चल रहे हैं। उसी तरह से यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपको अभी आप यहाँ है, जीरो है, आप जीरो है, अगर आपको एकदम हायर पीक पर पहुँचना है या पीक पॉइंट पर जाना है तो आपको कितना सारा कदम चलना होगा दोस्तों, कितने सारे नॉलेज गेन करना होगा, तब आप यहाँ पहुँचिएगा। इसलिए दोस्तों ये मत समझिए कभी जीरो है अब हम कर ही नहीं सकते, नहीं। 1000 किलोमीटर चलने के लिए भी फर्स्ट कदम की ज़रूरत होती है। इसलिए आप समझिए हर बार आपका फर्स्ट कदम है, हर बार अपना के फर्स्ट कदम मानिए और आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। एक दिन यकीन मानिए आप इस पीक तक पहुँच जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कब आ गए। मुड़ के देखिएगा तो आपको लगेगा कि हम क्या थे और कहाँ आ गए। इसलिए आप कभी ना ही सोचिए कि हम जीरो हैं। इसलिए 1000 किलोमीटर चलने के लिए भी फर्स्ट कदम हमें बढ़ानी पड़ती है। तो आज की क्लास सब चलते हैं दोस्तों। क्या है आज का फर्स्ट क्वेश्चंस? आज का फर्स्ट क्वेश्चंस है कि फ्रिंजेक्स 23 एक्सरसाइज भारत किस देश के साथ आयोजित करता है? जो फ्रिंजेक्स 23 एक्सरसाइज है भारत किस देश के साथ आयोजित करता है? तो किस देश के साथ करता है दोस्तों? फ्रांस से। किससे करता है? फ्रांस से। देखिए इसका ट्रिक आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग को याद करने के लिए कुछ कुछ एक्सरसाइज के ज़्यादा करके यही आप लगाइएगा। क्या है फ्रिंजेक्स? क्या है फ्रिंजेक्स? इधर कोई मतलब नहीं जेक्स का। फ्रीन, एफ आर से समझिए क्या है? फ्रांस। एफ आर से क्या हो गया? फ्रांस। और आई एन से क्या हो गया? इंडिया। क्लियर नहीं हो गया? फ्रिंजेक्स किससे किससे संबंधित है? तो इंडिया और फ्रांस से। किससे? इंडिया और फ्रांस से। फ्रांस से और एक्सरसाइज होता है, गरुड़ शक्ति और वरुण शक्ति, बहुत सारे हैं। तो आप याद रखिएगा फ्रिंजेक्स जो अभी एक्सरसाइज अभी हाल ही में आयोजित किया जा रहा है वो किससे है? तो फ्रांस से। फ्रांस और इंडिया से है। ये जो एक्सरसाइज है दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच पहला संयुक्त अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 का आयोजन जो है कहाँ हो रहा है? 7 से 8 मार्च से तिरुवनंतपुरम में हो रहा है। कहाँ के? केरल के पैगोडे सैन्य स्टेशन में। कहाँ पे? भारत और फ्रांस के जो पहला फ्रिंजेक्स 2023 का एक्सरसाइज हो रहा है 7-8 मार्च से आयोजित किया जा रहा है। कहाँ? तिरुवनंतपुरम में किया जा रहा है, केरल के पैगोडे सैन्य स्टेशन पर। कहाँ? केरल। कभी कभी पूछता है दोस्तों कोई एग्जाम में क्या जो फ्रिंजेक्स 23 एग्जाम्स एक्सरसाइज जो था वो कहाँ आयोजित किया गया था, कौन सा शहर में, कौन सा स्टेट में? तो आप लोग की ये प्लेस को याद रखिएगा, कभी कभी प्लेस रिलेटेड न्यूज एग्जाम में पूछ देता है। इसका थीम इम्पोर्टेंट है दोस्तों, थीम भी कभी कभी पूछता है एग्जाम में, जो कि ये थीम है क्या है
कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन इन कंटेस्टेड इन्वायरमेंट। क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन इन कंटेस्टेड इन्वायरमेंट। तो इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है? हाल ही में इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक किसने विमोचन किया है? जो इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, क्या है? इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक किसने विमोचन किया है? तो किसने किया है? मनसुख मंडाविया। आप लोग बोले हैं मनसुख मंडाविया क्या है? जिसका मन में हो सुख, तो क्या है? उसका हेल्थ सही रहेगा। जो सुख है तो ठीक रहेगा, हेल्थ सही रहेगा, तो क्या है? हेल्थ मिनिस्टर हैं जी। कौन है? हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर हैं। और यही क्या किए हैं? इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक को विमोचन किए हैं। कुछ इसमें पॉइंट देखिए क्या है आगे का पॉइंट, कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला, ये कब किए हैं जी? नई दिल्ली में जो नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले लगे हुए थे, उसमें इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक का विमोचन किए हैं। क्या किए हैं? इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री कब किए? कहाँ किए हैं? नई दिल्ली में किए। कब किए? तो जो विश्व पुस्तक मेला चल रहा है उसी के आयोजन में ये मनसुख मंडाविया ने इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक बुक को विमोचन किए हैं। यह पुस्तक जो लिखे हैं दोस्तों, कौन लिखे हैं? वित्त मंत्रालय के साथ साथ, और जो अतिरिक्त सचिव हैं, वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव जो है, वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव जो है कौन? सज्जन सिंह यादव। किसने लिखे हैं? सज्जन सिंह यादव। कभी पूछता है कि इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सज्जन सिंह यादव। कौन लिखे? सज्जन सिंह यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? एशिया का शतरंज महासंघ ने किसको प्लेयर ऑफ द ईयर, क्या? प्लेयर ऑफ द ईयर, यही कीवर्ड है। क्या है? प्लेयर ऑफ द ईयर क्या है? कीवर्ड है, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो डी गुकेश को। किसे? डी गुकेश को। और मैन ऑफ द सीरीज किसको किया गया है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को। किसको? एम.के. स्टालिन को। और ये जो इनको डी गुकेश को ये अवार्ड जो दिया गया है वो किस खेल में और कौन सा एडिशन में ज़्यादा थी अच्छा करने पर मिला है? तो वे 44वें शतरंज ओलंपियाड में जो 9-11 से रिकॉर्ड तोड़ स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीते थे, उसी के बेसिस पर ये जो एशियाई शतरंज महासंघ है उसने प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। क्या? कब? तो जो 44वें शतरंज ओलंपियाड में इन्होंने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। क्या भेजा था? स्वर्ण पदक। ये देखो स्वर्ण पदक। क्या जीते थे दोस्तों? स्वर्ण पदक। उसी के बेसिस पर इनको क्या मिला गया है? प्लेयर ऑफ द ईयर। ये क्या हम डी गुकेश को, ये जो बहुत ही अभी कम उम्र में उभरता हुआ स्टार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जमानती बीमा बॉन्ड लॉन्च करने वाली दूसरी घरेलू बीमा कंपनी कौन बनी?
जो बीमा बॉन्ड अभी ज़मानती बीमा बॉन्ड लॉन्च किया गया है, ये कोई घरेलू बीमा कंपनी द्वारा किया गया है। वो घरेलू बीमा कंपनी कौन है? तो कौन है? न्यू इंडिया इंश्योरेंस। कौन है? न्यू इंडिया इंश्योरेंस। और ये आप लोग जानते होंगे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली है। और IRDAI के बारे में जानते होंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद है। हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? आप लोग को पता होगा कि ये IRDAI है, एडा जो है, ये जितना भी LIC से रिलेटेड है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है, वो सबका रेगुलेटर है IRDAI। मीन कहने का मतलब है इंश्योरेंस का रेगुलेटर कौन है? तो IRDA है। इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जिस तरह से सेबी क्या है? सेबी कैपिटल मार्केट को, सेबी किसका रेगुलेटर है जी? तो सेबी जो है किसका है? तो कैपिटल मार्केट को। किसका? कैपिटल मार्केट को। RBI किसका रेगुलेटर है? RBI मनी मार्केट को। मनी मार्केट को। मनी मार्केट को। RBI सभी जितना बैंक है उसका भी रेगुलेटर कौन है? RBI है। और RBI के ही देख रेख में स्मॉल पेमेंट बैंक भी वैसे उसी के कुछ बेसिस में लगता है, लेकिन उसका तो NPCI है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये जमानती बॉन्ड है जो है, जमानती बॉन्ड बीमा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं हेतु एक सुरक्षा व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। ये जो जमानती बॉन्ड है ये क्या है? सुरक्षा व्यवस्था के रूप में कार्य करता है तथा ठेकेदार के साथ साथ प्रिंसिपल को भी इंसुलेट करेगा। क्या करेगा? प्रिंसिपल को भी इंसुलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गिफ्ट सिटी में स्थापित होने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है? जो गिफ्ट सिटी में भी एक कोई विदेशी विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया, वह विदेशी विश्वविद्यालय कौन है? पहले गिफ्ट सिटी कहाँ है? गिफ्ट सिटी किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? तो गुजरात को बोलते हैं। किसको? गुजरात को। किसको है दोस्तों? गुजरात को। गुजरात को। तो यहाँ कौन सा यूनिवर्सिटी को पहला गिफ्ट सिटी में स्थापित किया गया है? डीकन यूनिवर्सिटी को। किसको? डीकन यूनिवर्सिटी को। जो अभी बजट 2023-24 पेश किया गया था, बजट कौन पेश करता है? फिनांस मिनिस्टर। कौन? फिनांस मिनिस्टर। अभी हमारे फिनांस मिनिस्टर कौन है? तो निर्मला सीतारमण। कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो 2023-24 का जो बजट पेश किया गया था, उसी में वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि गिफ्ट सिटी में विश्व स्तर के विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थानों को स्थापना की अनुमति दी जाएगी। इसलिए जो अभी देखिए, अभी फरवरी में जो 1 फरवरी को बजट पेश हुआ था, उसी दिन क्या किया गया? इसका घोषणा किया गया। अब देखिए, डीकन यूनिवर्सिटी को स्थापित कर दिया गया गिफ्ट सिटी में। तो ये रहा क्वेश्चन दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? किसने नेशनल सीड ट्रेसिबिलिटी सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की है? अभी लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन घोषणा कौन किया है सीड ट्रेसिबिलिटी सिस्टम को लॉन्च करने का? तो कौन किया है? नरेंद्र सिंह तोमर। कौन किया है? नरेंद्र सिंह तोमर। और ये जो नेशनल सीड
एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये जो सीड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम लॉन्च किया गया, ये कब कहाँ किया गया, किस कार्यक्रम में किया गया दोस्तों? तो किस में किया गया है? तो जो नेशनल सीड जो है एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक इंडियन सीड कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार जल्द ही सीड ट्रांसेबिलिटी सिस्टम लॉन्च करेगी। इसका कारण क्या है लॉन्च करने का? तो कारण है कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। देखिए सीड ट्रेसेबिलिटी लॉन्च करने का मेन रीज़न है कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। और इस सिस्टम को अगर लॉन्च हो जाता है दोस्तों, तो क्या होगा कि बीज के व्यापार में चोरी रोकने में मदद मिलेगी। जो बीज का व्यापार अगर मान ली सरकार बोलता है कि किसानों तक कितना पहुंचाना है, या किसान का जो उपज होता है उन लोग को बेचना रहता है, तो व्यापार में क्या होता है कि लोग कि सरकारी रेट कुछ और है और कुछ रेट में बेचकर खरीद कर, और उन किसानों को वो लाभ नहीं मिल पाता जो सरकारी रेट है। इसके कारण ये सब रोकने के लिए नेशनल सीड ट्रेसेबिलिटी का सिस्टम का नेशनल सीड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की है। अभी लॉन्च नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में शेख अहमद नवाब अल सबा को पुनः कहाँ का पीएम नियुक्त किया गया है? हाल ही में शेख अहमद नवाब अल सबा को पुनः कहाँ का पीएम नियुक्त किया गया है? तो कहाँ का किया गया है? कुवैत का। कहाँ का? कुवैत का। देखिए दोस्तों, ये 1 महीना से अधिक पहले ही क्या किए थे? इस्तीफा दिए थे अपने सरकार से, लेकिन फिर से इन्हें कि वहाँ का पीएम नियुक्त किया गया है। जो ये क्यों इस्तीफा दे दिए थे? कि संसद के साथ बढ़ते तनाव के कारण, ये जो अपना मेंबरशिप, हम लोग यहाँ मेंबरशिप बोलते हैं, मेंबर पार्लियामेंट मेंबर होता है, तो ये क्या होते हैं कि वहाँ अपना संसद में जो इन लोग का बहुत गतिरोध बढ़ा हुआ था, उस गतिरोध के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया था। इस्तीफा दिए हुए कितने दिन हुए थे? बस अप्रोक्स 1 मंथ गुजरा हुआ था। तो क्या हुआ कि फिर से वहाँ कहाँ का? तो कुवैत का पीएम नियुक्त कर दिया गया। किसको? शेख अहमद नवाब अल सबा को। किसको? शेख अहमद नवाब अल सबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनियल मेदवेदेव ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है। यह किस देश से बिलोंग करते हैं? ये जो डेनियल मेदवेदेव हैं, ये किस देश से बिलोंग करते हैं? और ये जो अभी अभी क्या किए हैं? दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2023 का खिताब भी जीतते हैं। तो किस देश से हैं दोस्तों? रसिया से हैं। किस देश के? रसिया के हैं। अभी आप लोग को पता होगा रसिया अभी खूब न्यूज में चर्चित है दोस्तों, क्योंकि 1 साल से अधिक हो गया। 24 फरवरी को ही 1 साल लग गया। यूक्रेन और रसिया के बीच काफ़ी जंग छिड़ा हुआ है, तो रसिया भी न्यूज में है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बनता है। इसलिए आप लोग याद रखिएगा डेनियल मेदवेदेव कहाँ से हैं? रूस से हैं। कभी पूछ देता है कि डेनियल मेदवेदेव किस खेल से संबंधित है? तो किससे? टेनिस से है। ये रूसी टेनिस खिलाड़ी जो है डेनियल मेदवेदेव ने अपने रूसी हमवतन, अपने ही देश के ही खिलाड़ी से, कौन है? एंड्री रूबलेव को 6-2, 6-2 से हराकर दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता। 6-2। तो ये कभी पूछता है कि दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2023 का रनर अप कौन थे? तो एंड्री रूबलेव। ये कहाँ से था? ये भी रूस से ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अप्रैल से HUID के बिना किस आभूषण की बिक्री नहीं होगी? 1 अप्रैल से HUID के बिना किस आभूषण की बिक्री नहीं होगी? तो किसका नहीं होगी? सोना का। किसका? गोल्ड का। HUID का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों?
तो होता है हॉलमार्क, आप लोग लिख लेंगे, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है? हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये अगर नहीं रहता है तो सोना के, अगर आपके पास ये नंबर नहीं है, हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या अगर नहीं है, तो आप सोना की बिक्री नहीं कर सकते। कब से? 1 अप्रैल से। तो भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने 31 मार्च 2023 के बाद 6 अंकों की अक्षरांकीय कहने का मतलब क्या हुआ कि उसमें कुछ लेटर भी रहेंगे और कुछ डिजिट भी रहेंगे, समझे? अक्षर और अंक दोनों होंगे, इसीलिए अक्षर अंकीय बोला जा रहा है। तो क्या है कि भारतीय मानक ब्यूरो 31 मार्च 2023 के बाद 6 अंक, इसमें कितने अंक रहता है? 6 अंक रहता है। कभी पूछेगा HUID में कितने नंबर होते हैं, कितने अंक होते हैं? तो 6 अंक होते हैं। तो 6 अंकीय अक्षरांकीय हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या, देखिए हिंदी में दिया है। हिंदी में क्या होता है? हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या के बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण या सोने की कलाकृति, कुछ भी बना हो, आभूषण हो चाहे सोना के कुछ भी बना होगा, उस पर रोक लगा दी जाएगी। क्या कर दिया जाएगा? तो सोने का आभूषण पर रोक लगा दिया जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास HUID नंबर नहीं है तो। ये 6 अंक वाले HUID नंबर है, ये 1 जुलाई 2021 को ही पेश किया गया था और ये 1 अप्रैल से अप्लाई भी किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैच द रेन अभियान का शुभारंभ किसने किया है? हाल ही में कैच द रेन 2023 अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो किसने किया? हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। किसने किया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ये जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, मानसून के मौसम के पानी के संरक्षण को एक जन अभियान में बदलने के प्रयासों के तहत कैच द रेन 2023 लॉन्च किया है। इसका थीम है सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। क्या है? सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। दोस्तों, ये इस अभियान का मेन रीजन है वर्षा जल को, जो जल हम लोग बेवजह कहीं इकट्ठा होता है या नदियों में बहकर चला जाता है समुद्रों तक, उसको, और जिस बह जाने के कारण क्या हो रहा है कि हमारे भूमि का जल स्तर घटता जा रहा है। इसको बनाए रखने के लिए कैच द रेन अभियान चालू किया गया, जिससे हम लोग के जल को संरक्षण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वास्थ्य का समर्थन करने हेतु $1 बिलियन ऋण किस वित्तीय संस्थान ने दिया है? अभी भी दोस्तों, भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए कौन सा वित्तीय संस्थान ने 1 बिलियन, कितना? $1 बिलियन ऋण दिया है, कर्ज दिया है? कौन दिया है? तो कौन दिया है? तो वर्ल्ड बैंक। कौन दिया है? विश्व बैंक ने दिया है। विश्व बैंक का स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। कहाँ? वाशिंगटन DC। इसका भी IMF का भी यही है, 1944 में हुआ था, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। कहाँ? वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC। इसीलिए दोनों को क्या बोला जाता है? ट्विन सिस्टर बोला जाता है। IMF और वर्ल्ड बैंक को ट्विन सिस्टर बोला जाता है। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये इसका मेन पर्पज है। एशिया में जितने बैंक हैं, जितने पर्सन हैं, जितने कंट्री है, सभी को संरक्षण प्रदान करना।
समय समय पर उन लोगों को फंड भी प्रदान करता है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फिलीपींस मनीला में है। मनीला फिलीपींस में है। कहाँ है? तो फिलीपींस मनीला में है। फिलीपींस मनीला में है। मनीला में है। इसका स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 19 दिसंबर। इसमें लिखा था अच्छा से नहीं है दोस्तों। इसका स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? एडीबी का तो सॉरी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला फिलीपींस में है। इसका स्थापना कब हुई थी? तो 19 दिसंबर 1966 को। कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। एनडीबी क्या है? नेशनल डेवलपमेंट बैंक। सॉरी नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग चाइना में है। बीजिंग चाइना। और इसका स्थापना कब हुई थी? 2014 में। कब हुई थी? 2014 में। अब नेक्स्ट इसमें जो अभी जो $1 बिलियन ऋण मिला है, ये किसके लिखा है के लिए मिला है? मेन 7 राज्यों को प्राथमिकता दी गई इस ऋण के लिए। किसको? तो आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को इसमें दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या है कि भारत चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में किस स्थान पर है? डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? डेमोक्रेसी में तो 108वें स्थान पर है। किस पे है? 108वें स्थान पर है। भारत की रैंकिंग 2022 में यही था जी 100वें स्थान पर था। कहाँ था? 100वें स्थान पर, जो कि 8 अंक इसने गवा दिया। अब कितवें स्थान पर चलेगा? 108वें स्थान पर। क्या है? 108वें स्थान पर। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास को जितना हो सके शेयर कीजिए दोस्तों। शेयर करने से काफ़ी सब्सक्राइबर का रीच बढ़ेगा दोस्तों। और अभी आपको हम बताएं कि अगर आप लोग के करंट अफेयर्स सीरीज को क्या किया जाए, कंटिन्यू रखा जाए कि डिसकंटिन्यू किया जाए, इसके जगह पर कौन सा क्लास लें, इसलिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।